चलो तो स्टार्ट करते हैं सीजनल विंड्स के साथ। देखो, इससे जो पहले की जो क्लास थी उसके अंदर हमने एटमॉस्फेरिक विंड्स के बारे में डिस्कस किया था। ओके, जिसमें हमने जितनी प्लेनेटरी सर्कुलेशन हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। एक बार थोड़ा सा पहले दिखा देता हूँ, इसी पीडीएफ के अंदर था वो जो हम डिस्कस किए थे। या आप एक बार क्लास में जाके रिवाइज कर लीजिएगा। आज हम सेकेंडरी सर्कुलेशंस डिस्कस करेंगे। प्राइमरी जो सर्कुलेशंस थी ना, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, पोलार ईस्टर्लीज, ये हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। एक बार आप यूट्यूब पे रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ये भी हम डिस्कस किए थे कि जो मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स होते हैं वो 20 और 30 डिग्री के बीच में ही नॉर्थ और साउथ दोनों ही हेमिस्फीयर में क्यों मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो आज सीजनल विंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले सीजनल विंड्स कौन सी होती हैं? जो अपनी सीजन्स के साथ डायरेक्शंस चेंज कर लेती हैं। विद शिफ्टिंग सीजन्स दे शिफ्ट देयर डायरेक्शंस ऑल्सो। तो उनको क्या बोलते हैं? सीजनल विंड्स बोलते हैं। ठीक है, उनको सीजनल विंड्स बोलते हैं। इसका जो सबसे मेन एग्जांपल है वो है मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स, अब मॉनसून विंड्स क्या होता है? जैसे सीजन चेंज होता है वैसे ही अपनी डायरेक्शंस ऑल्टर कर लेती, चेंज कर लेती हैं। ठीक है, जो बाकी जो दूसरे एग्जांपल्स है सीजनल विंड्स के, जैसे कि लैंड सी ब्रिज है, माउंटेन वैली ब्रिज है, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स है, ये सीजनल विंड्स होते हैं ये भी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम कॉन्टिन्यूसली करते हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं मॉनसून विंड्स के साथ। देखो, हमें पता है कि जो मॉनसून्स हैं उसके अंदर ऑल्टरनेट, यानी कि मान लीजिए कि समर और विंटर सीजन के अंदर विंड्स की डायरेक्शन चेंज होती है, समर्स और विंटर सीजन के अंदर। सो मॉनसून्स वर ट्रेडिशनली एक्सप्लेन्ड एज लैंड एंड सी ब्रिज। इस तरीके से एक्सप्लेन कर देते थे कि लैंड और सी ब्रिज, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले इसको थोड़ा सा देख लो, लैंड और सी ब्रिज को। देखो, लैंड और सी ब्रिज के अंदर मान लीजिए कि जो दिन का टाइम है, दिन के टाइम पर जो लैंड है वो जल्दी ज़्यादा हीटिंग होती है एज कम्पेयर टू द वाटर। तो यहाँ पे हीटिंग होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता था। अब यहाँ पे लो प्रेशर बन गया तो यहाँ पे एयर राइज करेगी, कन्वेक्शन की वजह से कन्वेक्शनल हीटिंग हुई है तो एयर राइज करेगी। अब एयर राइज करेगी ना, तो ये जो यहाँ से एयर है उसका स्पेस लेने के लिए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट चालू हो जाएगा ओशन से लेकर के लैंड की तरफ विंड का, इस टाइप से। तो जो ये डे टाइम के, ये कौन सा था? डे टाइम। तो डे टाइम में कौन सी विंड्स फ्लो कर रही हैं? आपकी सी ब्रिज। डे टाइम पे कहाँ से कहाँ विंड फ्लो कर रही है? समुद्र से लेकर के लैंड पर, ओशन की तरफ, तो इनको बोलते हैं सी ब्रिज। और अगर नाइट टाइम देखोगे, जब नाइट का टाइम होगा तो नाइट के टाइम में, सॉरी, तो जब नाइट का टाइम होगा, अगर आप देखोगे नाइट के टाइम में, तो नाइट के टाइम में जो लैंड होगी ना वो जल्दी कूल हो जाएगी। लैंड की कूलिंग और हीटिंग फास्ट होती है, तो लैंड जल्दी कूलिंग होगी तो यहाँ पर विंड्स जो होंगी वो डिसेंड करेंगी और एयर कंपैरेटिवली, वाटर कंपैरेटिवली वार्म रहेगा, तो यहाँ से विंड राइज करेंगी। तो अगेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर, तो जो विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हॉरिजॉन्टली फ्लो करती हैं, हमें पता है। तो जो यहाँ पर रात के टाइम पे जो ब्रिज बनती है उसको लैंड ब्रिज बोलते हैं। ये है लैंड और सी ब्रिज, सीजनल विंड्स के अंदर ही आता है। तो पहले क्या करते थे कि पहले हम जो मॉनसून विंड्स होती थी ना उनको भी एज ए लैंड और सी ब्रिज की तरह एक्सप्लेन करते थे, लैंड और सी ब्रिज की तरह एक्सप्लेन करते थे। लेकिन जो मॉनसून्स होती हैं वो थोड़ी सी और दूसरे फिनोमनाज भी, दूसरी चीज़ें भी उसके अंदर एक्ट कर रही होती हैं, वो केवल लैंड और सी ब्रिज नहीं होती है। मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि जो इंडियन पेनिनसुला मान लो आप, और यहाँ पर आप देखो फॉर एग्जांपल, दिस इज द फॉर एग्जांपल इंडियन पेनिनसुला, ये इंडियन पेनिनसुला है। तो विंड, अगर आप इस समर्स की बात करोगे तो समर्स के अंदर जो आई टी सी जेड है वो फर्दर नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। अब आई टी सी जेड नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर गया तो हमें पता कि ट्रेड विंड्स हमेशा आई टी सी जेड पे आकर के खत्म होती हैं। तो जैसे अब 0 डिग्री यहाँ पे है, अब जैसे 0 डिग्री को विंड्स क्रॉस करेंगे, कि देखो ऐसे तो हमें पता था कि भाई साउथ में जो विंड्स है वो साउथ ईस्टर्ली विंड्स फ्लो करते हैं, साउथ और ईस्ट से 0 डिग्री की तरफ, साउथ ये वाली साउथ ईस्ट डायरेक्शन से जीरो की तरफ आ रही होती है विंड्स। जैसे ही 0 डिग्री क्रॉस करेंगे वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से हमें पता नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ टर्न करेंगी। तो विंड्स राइट की तरफ टर्न किया इन्होंने, तो इंडियन पेनिस, और ये अप्रोच कहाँ को करेंगे? अप्रोच करेंगे आईटीसी जेड को, आईटीसी जेड को। तो मेन
जो फिनोमिना होता है मानसून का, मानसून का मेन ही फिनोमिना ये होता है कि जो विंड्स होती हैं वो ITCZ का जो शिफ्टिंग है ना वो कितनी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि कहाँ तक आपकी रेन पहुंची है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल समर्स इंडिया के अंदर इंक्रीज होती चली जाती है ना, जैसे जैसे समर्स इंक्रीज होगी, जून महीना, जुलाई महीना माने, तो जो ITCZ ना वो फर्दर नॉर्थ की तरफ मूव करता रहता है, फर्दर नॉर्थ की तरफ। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो ये ITCZ है ना भाई, ये आपका तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर चला जाता है। तो जो ये विंड्स होती है ना मानसून की विंड्स, ये क्रॉस करके तिब्बतन प्लेट्यू तक जाती है, तिब्बतन प्लेट्यू तक जाती हैं। ठीक है। अब रिवर्स समझो, क्योंकि हम देखो इंडियन मॉनसून का जो ये पूरा का पूरा फिनोमिना है ना, ये तो हम और डिटेल में इंडियन मॉनसून में एक्सप्लेन करेंगे आपको। लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो सीजनल विंड्स होती हैं वो सीजन्स के साथ अपनी डायरेक्शंस को रिवर्स करती हैं। अब ये समर्स चल रहा था, जब जैसे ही विंटर्स आएंगी, विंटर्स के अंदर ITCZ क्या होगा कि 0 डिग्री से साउथ में टर्न कर जाएगा, 0 डिग्री से साउथ में मूव कर जाएगा। अब जैसे 0 डिग्री से साउथ में ये मूव करेगा ना, तो अब जो विंड्स, हमें पता है कि नॉर्थ की साइड में, जो नॉर्थ में जो मूव थी वो नॉर्थ विंड्स थी, वो नॉर्थ ईस्ट से मूवमेंट थी, उनकी इस टाइप की मूवमेंट थी, नॉर्थ ईस्ट से मूवमेंट थी। अभी देखो आप यहाँ पर इंडियन पेनिनसुला को आप अगर गौर करोगे ना, तो इंडियन पेनिनसुला के ऊपर समर्स में जो विंड्स की डायरेक्शन है ना वो साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है? साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन है इंडियन मॉनसून जो विंड्स हैं यहाँ पर। और जैसे ही विंटर्स आया तो इंडियन पेनिनसुला के ऊपर जो विंड्स की डायरेक्शन है वो कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। तो आप देखोगे, आप ये क्या बोल रहे हो यहाँ पर कि समर से विंटर्स में जो विंड की डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो गई। तो हम ये बस अभी के लिए आप ये ब्रॉड फिनोमेना याद रखो कि मॉनसून के अंदर, मॉनसून जहां पर भी मॉनसून टाइप का क्लाइमेट होगा, वहां पर विंड्स की डायरेक्शन सीजन्स के हिसाब से चेंज होंगी। देखो ये पॉइंट देखो, फॉर एग्जांपल ओरिजिनेटिंग इन ट्रेड विंड बेल्ट between tropic of cancer and tropic of capricorn, these winds are prominent in the south and southeast asia। सिंपली बोल रहा कि ये जो विंड्स हैं ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट है, ये वाली विंड्स बोले तो मॉनसून विंड्स। इसके अलावा जो मॉनसून हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आती हैं, चाइना के अंदर भी आती हैं मॉनसून। ओके, दीज आर द पॉइंट्स, यहाँ पर चाइना है, जापान है। ओके, ऑल दीज एरियाज आर ऑल्सो हिट बाय द मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स आपको पता चल गया जो सीजन्स के अकॉर्डिंगली अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगी। लैंड और सी ब्रिज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि लैंड और सी ब्रिज में भी डायरेक्शन चेंज होती है सीजनली। सीजनली चेंज नहीं होती लैंड और सी ब्रिज में, हम सॉरी, डे और नाइट में चेंज हो जाती है। थर्ड जो सीजनल विंड्स कर रहे हैं वो माउंटेन और वैली ब्रिज। माउंटेन और वैली ब्रिज देखो, जब डे टाइम होगा ना, डे टाइम के अंदर क्या होता है कि डे टाइम के अंदर जो पीक्स ऑफ माउंटेन्स है, पीक्स ऑफ माउंटेन्स ये इनकी होगी हीटिंग। पीक्स ऑफ माउंटेन की हीटिंग होने की वजह से ये यहाँ पर जो एयर होगी वो कर जाएगी राइज। अब इस एयर, ये राइज कर जाएगी तो इस एयर की जो जगह लेने के लिए जो विंड्स होती है वो कहाँ से ऊपर की तरफ फ्लो करती हैं? वैली से ऊपर की तरफ फ्लो करती है टुवर्ड्स दी समिट्स। तो इन्हीं को बोलते हैं वैली ब्रिज। तो डे टाइम में कौन सी ब्रिज फ्लो कर रही होती है? वैली ब्रिज। ड्यूरिंग द डे सन हीट्स अप द माउंटेन स्लोप्स फास्टर देन द वैली। तो जो ये वाले एरिया है माउंटेन के और वैली स्लोप का जो एरिया है ना, इसकी फास्ट हीटिंग होती है। क्या होती है इसकी? दिस एरियाज आर हीटेड फास्ट। सो फास्ट हीटिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ पर कन्वेक्शन हो जाएगा। सो दिस क्रिएट अ लो प्रेशर एरियाज ऑन द माउंटेन ड्रॉइंग द कूलर एयर फ्रॉम द वैली अपवर्ड्स। इसको बोलते हैं वैली ब्रिज। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अभी अगर आप रात का टाइम देखोगे फॉर एग्जाम्पल, तो जो माउंटेन जो वैली है, वैली और माउंटेन के जो स्लोप होते हैं, ओके, ये रैपिडली कूल करते हैं इन कंपैरिजन टू द summits। So at the night mountain slopes cool rapidly forming the dense and cold air। तो यहाँ पे जैसे ही इनकी यहाँ पे रैपिड कूलिंग होती है यहाँ पर, तो जो समिट है बेसिकली, समिट से नीचे की तरफ विंड फ्लो करती है, यहाँ पे समिट से नीचे की तरफ विंड फ्लो करती है। ओके, जो यहाँ की जो विंड होती है, क्यों? वो रात की तरफ रेडिएशन लॉस होता है और रात में रेडिएशन लॉस की वजह से यहाँ पर यहाँ की विंड अपना एग्जिट करेगी पोजीशन। तो और जो आपका समिट है माउंटेन का और जो फ्लोर ऑफ वैली स्लोप है वहां से विंड नीचे की तरफ डिसेंड करेगी। तो इनको क्या बोलते हैं? माउंटेन ब्रिज बोलते हैं। तो नाइट में आपको याद रखना माउंटेन ब्रिज फ्लो करेगी और डे टाइम में आपकी वैली ब्रिज फ्लो करेंगी। ओके, तो हमने यहाँ पे 3 टाइप की विंड्स देखी सीजनल विंड्स में, लोकल, सॉरी, माउंटेन वैली ब्रिज, लैंड सी ब्रिज एंड द मानसून विंड्स। अब आते हैं लोकल विंड्स पे। देखो
लोकल विंड्स जो होती हैं वो किसी भी लोकल कंडीशन की वजह से फ्लो करती हैं। लोकल विंड्स आर कोज्ड बाय एयर मूविंग बिटवीन हाई एंड लो प्रेशर। ये तो एक जनरल पॉइंट है कि विंड जो होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, लो प्रेशर की तरफ हॉरिजॉन्टली। ओके, अभी लोकल कंडीशंस की वजह से जो विंड्स फ्लो करती हैं वो होंगी लोकल विंड्स। अच्छा, लोकल विंड्स को हॉट विंड और कोल्ड विंड हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देखो, जो यहाँ पे आपको रेड में दिख रहे हैं ये आपकी हॉट विंड्स है, चिनूक है, सेंटाइना, जोंडा, सिरोको, फोन, खामसिन, लो। इन विंड्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। और जो आपको ब्लू में दिख रही है, ब्लिजार्ड, मिस्ट्राल, बोरा, खरबोन, बुरान, बस्टर्स, पेम्परो, ये आपकी कोल्ड विंड्स है। तो एक बार आप इनको देखो, यहाँ पे देखो जो हॉट लोकल विंड्स हैं उसके अंदर ये आपके आ रहे हैं यहाँ पर लू, फोन, चिनोक, सिरोको एंड हरमटन। So let us study about the first hot winds. So first hot wind is the लू। लू कहाँ पर फ्लो करती हैं? नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान के रीजन के अंदर। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? हॉट होती हैं, स्ट्रॉन्ग और ड्राई होती हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, हीट स्ट्रोक और हीट वेव की कंडीशन से लेके आते हैं, विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। सेकेंड हॉट वेव के एग्जाम्पल है फोन। ये एल्प्स माउंटेन में फ्लो करती हैं फ्रांस के रीजन के अंदर, वार्म होती हैं, ड्राई होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं। उस रीजन के अंदर स्नो मेल्ट हो जाती है फोन के फ्लो करने से और फायर का रिस्क बढ़ जाता है, इंक्रीज फॉरेस्ट फायर एटसेट्रा इन सब का। चिन्हुक विंड्स हैं रॉकीज के ईस्टर्न स्लोप्स पे फ्लो करती हैं। मान लीजिए रॉकी इसके ईस्टर्न स्लोप्स पे फ्लो करती हैं ये। हॉट और ड्राई होती हैं, स्नो ईटर भी बोलते हैं चिन्हुक विंड्स को। स्नो मेल्ट हो जाती है और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जो लीवर्ड साइड के एरियाज हैं रॉकी माउंटेन्स के। नेक्स्ट इज द सिरोको विंड्स। ये सहारा डेजर्ट्स के अंदर फ्लो करती हैं, हॉट और ड्राई विंड्स होती हैं, हॉट ड्राई कंडीशंस लेके आती हैं, समटाइम्स कूल्ड बाय द मेडिटेरेनियन सी, समटाइम्स कूल्ड बाय द मेडिटेरेनियन सी, टुवर्ड्स मेडिटेरेनियन सी ये फ्लो करती हैं। उसके बाद आती हैं हरमटन। ये भी अफ्रीका में फ्लो करती हैं लेकिन ये आपकी गल्फ ऑफ गिनी की तरफ फ्लो करती हैं। सिरोको और हरमटन में ये डिफरेंस है। हरमटन गल्फ ऑफ गिनी की तरफ फ्लो करती है, सिरोको मेडिटेरेनियन सी की तरफ फ्लो करती है। दोनों ही हॉट, ड्राई और डस्टी होती हैं। ओके, हेल्थ के थोड़े से बेनिफिट्स ये होते हैं हरमटन के, क्योंकि गल्फ ऑफ गिनी की एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो जब ये हरमटन ड्राई विंड्स फ्लो करती हैं तो थोड़ा सा जो हेल्थ और स्ट्रोक का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। ये आपकी हॉट विंड्स। उसके बाद आते हैं कोल्ड विंड्स पे। देखो, जो कोल्ड विंड्स के एग्जांपल हैं, फॉर एग्जांपल मिस्ट्राल विंड्स से पहले तो मिस्ट्राल विंड्स एल्प्स और फ्रांस में फ्लो करती हैं। ये कोल्ड होती हैं, ड्राई होती हैं और हाई वेलोसिटी विंड्स होती हैं, लो टेम्परेचर और फ्रीजिंग कंडीशन से लेकर के आती हैं। उसके बाद है बोरा। बोरा आपकी एड्रियाटिक सी के अंदर, आपको पता ही है एड्रियाटिक सी का रीजन, यू कैन वेरी इजिली आइडेंटिफाई इट, दिस इज द एड्रियाटिक सी रीजन, राइट। तो यहाँ पे जो विंड्स फ्लो करती हैं दीज आर द बोरा विंड्स, बोरा। ओके, तो ये भी कोल्ड विंड्स होती हैं, ड्राई होती हैं, स्पीड ज़्यादा होती है, लो टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग विंड्स इफेक्ट क्रिएट करती हैं, लो टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग विंड्स। उसके बाद आती हैं ब्लिजार्ड्स, वेरी दे नो फ्रीजिंग विंड्स होती हैं। ओके, ड्राई विंड्स होती हैं बेसिकली अगेन। ओके, सीवियर विंटर कंडीशंस दे ब्रिंग विद देम, सीवियर विंटर कंडीशन दे ब्रिंग। ओके, तो ये अभी तक हमने जो आपको बताया है प्राइमरी सर्कुलेशन, सेकेंडरी और टर्सरी सर्कुलेशन के बारे में हमने आपको बताया। अब एटमॉस्फेयर का ट्राई सर्कुलर मॉडल करते हैं। ट्राई सर्कुलर मॉडल पहले तो होता क्या है ये समझो। देखो, ये 3 सेल मॉडल है जिसमें हम अर्थ के पूरे के पूरे हेमिस्फीयर को, एक हेमिस्फीयर की बात करें, 3 सेल्स में डिवाइड कर देते हैं, हेडले सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। अच्छा, ये जो सेल्स होती हैं ये कुछ नहीं होता, लार्ज एयर मूवमेंट को ही ये 3 सेल्स बोलते हैं। इक्वेटर से पोल के रीजन में हम इनको डिवाइड कर देते हैं। अभी देखो कैसे, फॉर एग्जांपल ये इक्वेटर आपका, ये 30 डिग्री का रीजन है यहाँ पे। ओके, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसके बीच में जो रोटेटिंग विंड्स का सिस्टम बनता है इसको बोलते हैं हेडले सेल। ओके, ये कौन सी सेल आपकी? हेडले सेल। हमें पता है कि भाई 0 डिग्री पे विंड्स राइज करेंगी और यहाँ पे हाई प्रेशर पे सबसाइड करेंगी, सिंक करेंगी। तो यहाँ पे जो सिस्टम बनता है इसको क्या बोलते हैं? हेडले सेल। जो नेक्स्ट जो सिस्टम है आपका, दैट इज जो मिड लेटीट्यूड 60 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में जो बनता है इसको कौन सा बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेरल सेल। हमें पता है कि 60 डिग्री पे लो प्रेशर है तो वहाँ पे विंड्स राइज करेंगी, और 30 डिग्री पे आपका हाई प्रेशर है तो वहां पे विंड सबसाइड करेंगी, सिंक करेंगी। तो यहाँ पर अगेन एक सर्कुलर सिस्टम बन जाता है। इस सर्कुलर सिस्टम को क्या बोलते हैं? अगेन हम फेरल सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फेरल सेल। और 60 डिग्री और पोलर एरिया के बीच में जो बनता है दैट इज कॉल्ड द पोलर सेल। और पोलर एरिया पे डिसेंड करेंगी विंड। ओके, ये याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड द पोलर विंड। अच्छा, इन तीनों ही सेल के अंदर, फेरले सेल, फेरल और पोलर सेल के अंदर जिस टाइप की विंड्स फ्लो करती है वो विंड्स के बारे में, जो आपकी प्लानिटरी विंड्स हैं, यहाँ पे कौन सी विंड्स हैं? प्लेनेटरी विंड्स। और इन प्लेनेटरी विंड्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ।
चलिए एक बार और ब्रीफ में फास्ट देख लेते हैं तीनों ही सेल्स के बारे में। ये हेडली सेल है। एट इक्वेटर हमें पता है जो वार्म एयर होती है वो असेंड करेगी, राइज करेगी। और क्यों राइज करेगी? हाई इंसुलेशन की वजह से पोल्स की तरफ मूव करेगी। और उसके बाद वो डिसेंड कहाँ पर करेगी? सब ट्रॉपिकल रीजन में 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में नीचे डिसेंड करेगी। सरफेस एरिया पर, एट सरफेस नियर द लैंड, क्या होगा? जो हवा है जो 60 डिग्री पे 30 डिग्री पे नीचे लैंड करेगी वो वापस इक्वेटर की तरफ फ्लो करेगी, क्योंकि इक्वेटर पे लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक प्रेशर ग्रेडियंट बन जाएगा। इसी प्रेशर ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए वो मूव करेगी। तो यहाँ पे पहली सेल होगी हेडली सेल। सेकंड सेल आती है फेरल सेल। देखो फेरल 30 और 60 डिग्री के बीच में बनती है। ये डायनामिकली इंड्यूस्ड, हम इसको बोलेंगे फेरल सेल को डायनामिकली इंड्यूस्ड बोलेंगे। यहाँ पे जो राइज होगा वार्म एयर का 60 डिग्री पे राइज होगा। और किस वजह से राइज होता है? बेसिकली ये डायनामिक कंडीशन की वजह से राइज होता है, ना कि थर्मल कंडीशंस की वजह से। तो लो प्रेशर डायनामिक कंडीशंस की वजह से कैसे बनता है वो भी हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आते हैं तीसरे पॉइंट पे, दैट इज द पोलार सेल। देखो पोलार सेल 60 और 90 डिग्री के लैटिट्यूड में बनती है। ये थर्मली इंड्यूस्ड होती है, थर्मली स्ट्रॉन्ग सेल होती है। ड्यूरिंग विंटर्स ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है समर्स के कंपेरिजन में। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि समर्स के कंपेरिजन में जो विंटर होता है वहाँ पर विंड्स स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि फेरल सेल स्ट्रॉन्ग बनती है। ओके, तो ये हमने तीन सेल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। ओके, हेडले, फेरल और पोलर सेल के बारे में। एक और सेल होती है, देखो ये तो आपकी वर्टिकल लैटिट्यूड वाइज हम देख रहे हैं, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री लैटिट्यूड पर। लेकिन कई बार एक और सेल जो बनती है एटमोस्फेयर में उसको बोलते हैं वोकर सेल। अच्छा, वोकर सेल आपकी हॉरिजॉन्टल सेल होती है, ये आपकी 0 से ऐसा नहीं 30 के बीच में बन रही है। जो वोकर सेल है, इट एन एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न फाउंड अलोंग द इक्वेटर, फाउंड अलोंग द इक्वेटर। सो दिस इज फाउंड अलोंग द इक्वेटर। कैसे? इक्वेटर के अलोंग, कि जो राइज और सबसाइड होगा, जो राइज और सबसाइड होगा, मान लीजिए कि जो ये वाला पोर्शन है दैट इज द ऑस्ट्रेलियन पोर्शन। तो ऑस्ट्रेलिया के पास के, ओके, ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्ट कोस्ट है जहां पर आपकी कोरल रीफ है, आपकी बैरियर रीफ है, जहां पर वहां पर विंड राइज करती हैं, वहां पर वो क्लाउड बनते हैं, वहां पर रेनफॉल होती है। और अब ये जो कपल होगा, जो ऊपर का जो प्रेशर है जो कपल होगा, वो आपका यहाँ पर कपल होगा। ये कौन सा एरिया है आप बताओगे? एंडीज के आसपास का एरिया है, साउथ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट है। तो यहाँ पे कपल होगा और ये जो सेल बनेगी यहाँ से हॉरिजॉन्टल विंड फ्लो करेंगी अपर एटमोस्फियर में ऑस्ट्रेलिया से एंडीज की तरफ, और हॉरिजॉन्टली वो साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ फ्लो करेंगी, इस टाइप से। तो इस टाइप से एक सर्कुलेशन बन जाती है। इस सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं? वॉकर सर्कुलेशन। और इसी सर्कुलेशन की हेल्प से हम एल नीनो और ला नीना की कंडीशंस एक्सप्लेन करेंगे। एल नीनो और ला नीना की कंडीशंस हम इसी सर्कुलेशन की हेल्प से हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, दैट इज जेट स्ट्रीम। ओके, सो इन जेट स्ट्रीम, सबसे पहले आप जेट स्ट्रीम्स की डेफिनेशन देखो। जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं? दे आर लॉन्ग नैरो, लॉन्ग नैरो हाई स्पीड मेएंडरिंग सर्कुलर विंड्स। ओके, मेएंडरिंग विंड्स होती हैं इस टाइप की जो विंड्स होती है ना अपर एटमोस्फियर के अंदर, ऊपर एटमोस्फियर में 10 से 12 किलोमीटर की हाइट पे, वहां पर जो जेट स्ट्रीम होती हैं ये इस टाइप की मेएंडरिंग विंड्स को जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखो जेट स्ट्रीम्स की। सबसे पहले तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। ओके, नैरो बेल्ट्स में फ्लो करती हैं, फ्यू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ऑफ लेंथ एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ऑफ वाइड होती हैं। ओके, 7 से 14 किलोमीटर की हाइट में अपर ट्रोपोस्फियर में फ्लो करती हैं। और इनकी जो सर्कुलेशंस हैं, जेट स्ट्रीम की सर्कुलेशंस है, दे आर ऑब्जर्व बिटवीन पोल्स एंड 20 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर्स, बिटवीन पोल्स एंड 20 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर। सर्कुलेटरी ट्रेजेक्ट्री होती है, वेवी और मियंडरिंग इनका मोशन होता है। वेलोसिटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग द विंटर्स, हमें पता है, मैं आपको बता भी चुका हूं कि विंटर्स के टाइम पे टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होता है तो इनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। मैक्सिमम विंड स्पीड इनके अंदर 480 किलोमीटर पर घंटा तक हो सकती है। यहाँ पर इस टाइप से फ्लो करती हैं अर्थ के अपर एटमोस्फियर के अंदर ये विंड्स, वेवी विंड्स होती हैं। द एक्सटेंट ऑफ जेट स्ट्रीम नैरोज ड्यूरिंग द समर सीजन बिकॉज ऑफ देयर नॉर्थवर्ड शिफ्ट वाइल एक्सटेंडिंग अप टू 20 डिग्री लैटिट्यूड ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो जेट स्ट्रीम, क्योंकि हमें पता है कि समर के टाइम पर जो ITCZ है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर जाता है, नॉर्थ की तरफ माइग्रेट कर जाता है। और ITCZ के आसपास जो कोरियोलिस फोर्स होती है वो जीरो होती है। तो हमें यह भी पता है कि ITCZ के आसपास वेवी विंड्स या जेट स्ट्रीम्स फ्लो नहीं करेंगी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही समर्स आते हैं ना, फर्दर नॉर्थवर्ड माइग्रेशन हो जाता है किनका? जेट स्ट्रीम्स का, जेट स्ट्रीम्स का।
अब सिग्निफिकेंस देखो कुछ क्या होता है सिग्निफिकेंस जेट स्ट्रीम का। देखो सबसे पहला क्लाइमेट सिग्निफिकेंस। जेट स्ट्रीम्स क्या होता है बेसिकली, दे ट्रांसपोर्ट वेदर सिस्टम्स अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि इनकी स्पीड इतनी हाई होती है तो ये वेदर सिस्टम्स को ट्रांसपोर्ट करती है। इसका एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल तो आपको पता ही है कि जो साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स विंटर के टाइम पर मेडिटेरेनियन सी में बन के आसपास रीजन में बनते हैं, राइट, मेडिटेरेनियन सी के आसपास रीजन में बनते हैं, उन साइक्लोन्स को ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, एक जेट स्ट्रीम का नाम है, जो कि 30 से 35 डिग्री के आसपास बनती है नॉर्थ में। ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है मेडिटेरेनियन सी में विंटर्स में बनने वाले साइक्लोन्स को उठाती है, पिक करती है और उस वेदर सिस्टम को हिमालयाज के पास ले आती है। इसीलिए हम देखते हैं कि दिसंबर और जनवरी में हिमालयाज में रेनफॉल होती है, विंटर रेनफॉल जिसको हम बोलते हैं, वो किस वजह से होती है, मेडिटेरेनियन सी की साइड से जो वेदर सिस्टम पिक किया गया होता है जेट स्ट्रीम्स ने, उन वेदर सिस्टम्स को पिक करके वो हिमालय की साइड उठा करके ले आती हैं। तो हमें पता है कि वेदर सिस्टम्स को भी पिक कर लेती हैं जेट स्ट्रीम। सेकंड पॉइंट ये है प्रिडिक्टिंग वेदर। मॉनिटरिंग जेट स्ट्रीम कैन हेल्प मीटरियोलॉजिस्ट डिटरमाइन वेयर वेदर सिस्टम्स विल मूव। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको जेट स्ट्रीम को आप अच्छे से मॉनिटर करोगे ना, तो आप उनकी मॉनिटरिंग से ही वेदर सिस्टम्स की का प्रिडिक्शन लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद दे ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हायर अप इन द एटमोस्फियर अप टू स्ट्रेटोस्फियर। So this vertical air circulation causes rapid mixing of air between troposphere and stratosphere, okay, which helps in transporting anthropogenic pollutants from troposphere to stratosphere। okay, anthropogenic pollutants को troposphere से stratosphere में मूव करा देती हैं बेसिकली जेट स्ट्रीम्स। नेक्स्ट पॉइंट इज द डिजास्टर्स। ओके, जो रिसेंटली क्लाइमेट चेंज स्टडीज हैव प्रूव्ड द लिंक बिटवीन जेट स्ट्रीम एंड डिजास्टर्स लाइक फ्लड, फायर्स एंड साइक्लोन्स। ओके, दिस इज अनदर पॉइंट। उसके बाद आपका ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन का पॉइंट ये है कि कई बार क्या होता है कि जो एयरप्लेन्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, एयरप्लेन्स पायलट्स होते हैं, वो प्लेन्स को जेट स्ट्रीम के अंदर ला करके स्विच ऑफ कर देते हैं इंजन को, क्योंकि इनकी स्पीड फास्ट होती है, टर्बुलेंस नहीं होता, तो दिस लीड्स टू स्मूथ फ्लो इन द जेट स्ट्रीम्स। तो ये आप कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं बेसिकली सिग्निफिकेंस जो आपके दिखाते हैं जेट स्ट्रीम्स की सिग्निफिकेंस दिखाते हैं। इस टाइप का वेवी मोशन होता है, हमें पता ही है। जेट स्ट्रीम ब्लॉकिंग क्या होता है, एक मीटरोलॉजिकल फिनोमेना है जेट स्ट्रीम ब्लॉकिंग, जहां पर वेस्ट से ईस्ट फ्लो, हमें ये तो नॉर्मल है कि भाई जेट स्ट्रीम वेस्ट से ईस्ट फ्लो करती है, एक हाई प्रेशर सिस्टम को ट्रैप कर लेती है अपने अंदर। मान लीजिए कहीं पर हाई प्रेशर सिस्टम है, या आसपास का एरिया है, मान लीजिए आपका टेक्सास के, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो जेट स्ट्रीम का मोशन है ना, ये मोशन हाई प्रेशर सिस्टम को ट्रैप कर लेता है, इधर हाई मोशन सिस्टम को ट्रैप कर लेता है और इसको ब्लॉक कर लेता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको ही बोलते हैं ओमेगा ब्लॉक, अगर आपने सुना हो तो ओमेगा ब्लॉक जेट स्ट्रीम्स और हाई प्रेशर दोनों की कॉम्बिनेशन से बनता है ये। दिस कॉजेज जेट स्ट्रीम्स टू स्प्लिट एंड फॉर्म लार्ज meanders क्रिएटिंग अ पैटर्न दैट परसिस्ट फॉर डेज। और ये परसिस्ट करता है, ये पैटर्न डेज और वीक्स तक परसिस्ट करता रहता है, इसी को बोलते हैं जेट स्ट्रीम ब्लॉकिंग। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, दैट इज द रोजबाई वेव्स। रोजबाई वेव्स क्या होती हैं और कैसे बनती हैं। देखो रोजबाई वेव्स और जेट स्ट्रीम में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। रोजबाई वेव्स के अंदर जो मेंडरिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। रोजबाई वेव्स आर लार्ज वेवी पैटर्न्स इन जेट स्ट्रीम्स, फास्ट फ्लोइंग एयर करंट्स, वही है। बस क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है कि इनके अंदर वेवीनेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट वीकन्स स्पेशली ड्यू टू द Arctic warming, the jet stream become more wavy. This increased waviness causes the jet stream to dip further south, bringing the cold air in the region. So, देखो जो आपकी जेट स्ट्रीम फर्दर आर्कटिक रीजन के आसपास फ्लो कर रही होती है, हमें पता है कि पूरे के पूरे आर्कटिक रीजन में भी फ्लो कर रही हैं जेट स्ट्रीम्स। तो ओके, जो जेट स्ट्रीम यहाँ पर फ्लो कर रही हैं, अब आर्कटिक रीजन की वार्मिंग की होने की वजह से, आर्कटिक रीजन की वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है कि वहाँ पर जो आपका हाई प्रेशर बना होता है वो वीक हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो जेट स्ट्रीम की वेवीनेस है वो बढ़ जाती है। हम यही यही बात बोल रहे हैं कि जेट स्ट्रीम बिकम मोर वेवी। तो ज़्यादा जेट स्ट्रीम वेवी बनने के कारण क्या होता है कि जो कोल्ड एयर है ना, जिसको ये ट्रैप करके रखी हुई थी पोलार जेट स्ट्रीम, ओके, ये जो जेट स्ट्रीम थी पोलार जेट स्ट्रीम या पोलार वोर्टेक्स था, जिसको ये ट्रैप करके रखा हुआ था जिस कोल्ड एयर को, वो अब ये क्योंकि पोलार वोर्टेक्स वीक हो गया है यहाँ पर, वीक होने के कारण ये क्या करता है, इसकी मेंडरिंग ज़्यादा शार्प हो जाती है। मेंडरिंग शार्प होने की वजह से क्या होता है कि जो कोल्ड एयर थी वो कोल्ड एयर फर्दर साउथ में पेनिट्रेट कर जाती है और चिल्ड और स्ट्रॉन्ग कोल्ड कंडीशंस
फर्दर जैसे टेक्सास एरिया के अंदर नीचे की तरफ फर्दर ट्रॉपिक एरियाज में वो मूव करती है। एज ए रिजल्ट द एरियाज दैट टिपिकली हैव द माइल्ड विंटर्स, जहाँ पे माइल्ड विंटर होता है, वो अब स्ट्रॉन्ग कोल्ड स्पेल्स एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं वो रीजन्स। ओके, दीज आर दी रोज बाई वेव्स। ओके, रोज बाय व्यूज। अब आप एक बार पोलर वोर्टेक्स समझिए। पोलर वोर्टेक्स क्या होता है? देखो, पोलर वोर्टेक्स इट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड द कोल्ड एयर सराउंडिंग द नॉर्थ पोल। जो ये आपका नॉर्थ पोल है ना, इस नॉर्थ पोल के अराउंड जो स्ट्रॉन्ग आपकी एंटी सर्कुलेशन, ओके, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन में जो विंड्स होती हैं, यहाँ पे जो प्रेशर को ट्रैप करके रखे हुए हैं, ओके, दिस इज these strong moving winds are called the polar vortex. It is a natural recurring feature in the atmosphere and plays a key role in shaping the winter weather pattern, particularly in the northern hemisphere. ये हम बता चुके हैं आपको कि जब यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, तो आर्कटिक हीटिंग के कारण, जो आर्कटिक हीटिंग की वजह से जो पोलर वोर्टेक्स होता है वो वीक हो जाता है, और वीकनिंग के कारण वो फर्दर उसके अंदर मियंडरिंग होती है और वो कोल्ड कंडीशंस को साउथ में लेकर के आता है। सो पोलर वोर्टेक्स फॉर्म ड्यूरिंग द विंटर मंथ, ये मैंने आपको बताया क्योंकि वहां पर कोल्ड और डेंस एयर सर्कुलेट करती है विंटर्स के टाइम पे, बहुत कोल्ड एयर होती है। इट इज मेंटेन्ड बाय द स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम दैट एनसर्कल द पोलर रीजन। ये भी आपको पता ही है कि जो कोल्ड विंड होती है, जो भी कोल्ड एरिया बना है, वो उसको मेंटेन कर लेती हैं वेवी जेट स्ट्रीम्स। अभी द वोर्टेक्स इज जनरली सेंटर्ड ऑन द पोलर रीजन। अभी सेंटर कहाँ पर रोटेट कर रहे हैं ये विंड्स? आपकी पोलर एरियाज के आसपास रोटेट कर रही हैं। इट इज स्ट्रेंथेंड बाय द अर्थ रोटेशन इन द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पोलर एंड द लो लैटिट्यूड। तो इसके पीछे बहुत सारी रीजन है, ये यहाँ पर ही सर्कुलेट करती रहती हैं, क्योंकि एक तो पोलर एरियाज के बीच में और जो नीचे वाले ट्रॉपिक एरियाज में टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा, एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये अर्थ का रोटेशनल मोशन, सर्कुलेटरी मोशन। लेकिन जब ये पोलर वोर्टेक्स वीक होता है तो वेवी कंडीशन बनती है। पोलर वोर्टेक्स वीक होने के कारण वेवी कंडीशंस की वजह से जो कोल्ड विंड्स हैं वो फर्दर साउथ में आती हैं। व्हेन द जेट स्ट्रीम बिकम वीकन, देखो यही लिखा हुआ है, इट बिकम्स वोबलियर एंड अलाउिंग दी कोल्ड आर्कटिक एयर टू मूव द साउथवर्ड। तो जो आर्कटिक की कोल्ड एयर है वो साउथ की तरफ मूव करती है। ओके, दिस इज द पॉइंट हेयर। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस की पोलर वोर्टेक्स की। तो पोलर वोर्टेक्स क्या होता है? बेसिकली अर्थ का टेम्परेचर कंट्रोल करने में मदद करता है। जब ये स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग विंड होती है जिसको हम वोर्टेक्स बोल रहे हैं, जब ये स्टेबल और स्ट्रॉन्ग होती है तो ये कोल्ड एयर को कन्फाइन रखती है पोल की तरफ। लेकिन जब ये वोर्टेक्स स्ट्रॉन्ग विंड्स ये वीक हो जाती हैं तो इसकी वजह से होता क्या है? इट लीड्स टू आउटब्रेक ऑफ कोल्ड एयर, और ये कोल्ड एयर लो लैटिट्यूड्स में, जो लो लैटिट्यूड्स हैं 0 डिग्री 20 डिग्री के आसपास के एरिया, वहां की तरफ फर्दर पेनिट्रेट करती है और वहां पर हमें कोल्ड विंड कंडीशंस और कोल्ड विंटर कंडीशंस देखने को मिलती हैं, जो माइल्ड विंटर की जगह पे सीवियर वेदर इवेंट्स होते हैं, वहां पे कोल्ड स्पेल्स आते हैं, स्नो स्टॉर्म्स आते हैं, ये हम देख चुके हैं। ग्लोबल क्लाइमेट्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। देखो, जब पोलर वोर्टेक्स के अंदर चेंजेस होंगे तो ये लार्ज क्लाइमेट सिस्टम को इन्फ्लुएंस करेगा, जैसे कि एल नीनो, ये लार्ज क्लाइमेट सिस्टम्स बोलते हैं इनको, ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन भी बोलते हैं इनको, विच अफेक्ट देयर बिहेवियर पर्टिकुलरली देयर ग्लोबल पैटर्न्स। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, वो क्या है आपका? ओमेगा ब्लॉक या हीट डोम्स। देखो, इसके बारे में हम थोड़ा सा, मैं आपको एक आइडिया हिंट दे चुका हूँ कि समर्स में जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं, इन समर्स जेट स्ट्रीम्स मूव्स द एयर टूवर्ड्स द नॉर्थवर्ड। देखो, जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं, आपको जेट स्ट्रीम्स के बारे में पता है कि उनका थोड़ा वेवी पाथ होता है जेट स्ट्रीम्स का। अभी होगा क्या कि 30 डिग्री के आसपास का जो लैटिट्यूड का जो रीजन आपको पता है, वहां पर विंड्स कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ शिफ्ट करती हैं, नीचे की तरफ मूव करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपकी, सॉरी, वर्टिकली डाउन मूव करती हैं। ये लो प्रेशर अप होता है, हाई प्रेशर नीचे होता है 30 डिग्री पे। तो स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर एटमोस्फेरिक कंडीशंस जो बनती हैं आपकी हाई प्रेशर कंडीशन 30 डिग्री के आसपास, अगर वो लानिना से आपकी कंसाइड कर जाती है तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग होती है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है आपका? हॉरिजॉन्टल, सॉरी, वर्टिकल टुवर्ड्स द डाउन कन्वेक्शन होता है। इन दिस प्रोसेस नोन एज द कन्वेक्शन, हॉट एयर अटेम्प्ट्स टू एस्केप बट हाई प्रेशर पुशेस इट बैक। हमें पता है कि भाई हॉट, जो हाई प्रेशर के कारण विंड्स तो कंटिन्यूसली डाउन मूव करेगी, लेकिन जो ये विंड होती है ये एस्केप करने की कोशिश करती है, लेकिन एस्केप कर नहीं पाती क्योंकि ऊपर एक लीड बनी होती है, ऊपर एक लीड बनी होती है। सो अंडर द डोम द एयर सिंक्स एंड द कंप्रेसेस रिलीजिंग मोर हीट। तो डोम के नीचे क्या करती है? बेसिकली जो हीट होती है, वो जो विंड्स होती है वो कंटिन्यूसली सिंक करती रहती हैं और एक्सपांड बेसिकली करती रहती हैं और एस्केप कर नहीं पाती हैं। एज द विंड्स मूव द hot as winds move the hot airs east, the jet stream traps them. Okay, देखो,
अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, बेसिक पॉइंट ये समझो आपकी, जो जेट स्ट्रीम होती है आपकी, ये जेट स्ट्रीम है, तो ये आपकी क्या करती है, 30 डिग्री के आसपास का जो लैटिट्यूड का जो रीजन है, जहां पर कॉन्टिन्यूसली विंड डिसेंड कर रही है, कॉन्टिन्यूसली विंड्स डिसेंड कर रही हैं। अब डिसेंडिंग की वजह से बॉटम पे क्या होगा, बॉटम पे तो आपको पता है कि बॉटम पे हाई प्रेशर की कंडीशन है। अब ये हाई प्रेशर की कंडीशन है और इस कंडीशन के ऊपर कॉन्टिन्यूसली विंड्स ऊपर से नीचे डिसेंड कर रही हैं। अब जो ये डिसेंडिंग विंड्स हैं, ये एस्केप नहीं कर पाती कहीं पर भी। अब यहाँ पे हॉट कंडीशन तो ऑलरेडी बन चुकी है, अब हॉट कंडीशन ऑलरेडी बन चुकी है, ये हॉट कंडीशन एस्केप नहीं कर पाती, क्योंकि इसको जेट स्ट्रीम ट्रैप कर लेती है, जेट स्ट्रीम इसको ट्रैप कर लेती है, और इसी को ओमेगा ब्लॉक भी बोलते हैं, और यहाँ पर सीवियर ड्राउट की कंडीशन बनती है। अभी इसको थोड़ा सा मैं आपको रिटर्न में समझा देता हूँ। हाउ हीट डोम्स एंड जेट स्ट्रीम्स आर कनेक्टेड। वाइल हीट डोम्स आर no are a cause of heat waves, it is important to note that heat waves can occur independently। हीट वेव्स और हीट डोम्स का, हीट वेव्स और जो जेट स्ट्रीम्स है उनका ऐसा कोई डीप कनेक्शन नहीं है, लेकिन जहां पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए वहां पर ट्रैप हो जाता है हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर ट्रैप होने की वजह से वहां पे कॉन्टिन्यूस कंप्रेशन और कॉन्टिन्यूस एयर डाउन सिंक करती रहती है, वो इधर उधर एस्केप कर नहीं पाती, सीवियर ड्राउट की कंडीशन बन जाती है। ओके, सीवियर ड्राउट की कंडीशन बन जाती हैं। ओके, तो ये आप पॉइंट याद रख लीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, दैट इज हीट वेव्स एंड द कोल्ड वेव्स। हीट वेव्स एंड द कोल्ड वेव्स। हीट वेव्स क्या होती है, जहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर किसी स्टेशन का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से लगातार 2 दिन कंजिक्यूटिवली अगर एक्सीड कर जाता है तो उसको हम बोलते हैं हीट वेव की कंडीशन। इसकी कंडीशन क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर किसी प्लेस का 40 डिग्री से कम है, किसी भी प्लेस का नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री से कम है, यदि उसमें 5 डिग्री से ज़्यादा का डिपार्चर होता है, 5 से 6 डिग्री का डिपार्चर होता है, तो उसको हम बोलेंगे हीट वेव डिक्लेरेशन कंडीशन आ गई है। यदि डिपार्चर 7 डिग्री से ज़्यादा का हो गया नॉर्मल कंडीशन में, तो हम बोलेंगे सीवियर हीट वेव है। अगर किसी प्लेस का नॉर्मल टेम्परेचर ही 40 डिग्री से ज़्यादा है और उस प्लेस का टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा एक्सीड कर गया, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ लोकल टेम्परेचर, इरिस्पेक्टिव ऑफ डेविएशन, हम क्या बोलेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ डेविएशन हम वहाँ पर हीट वेव डिक्लेयर कर देंगे। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर किसी भी स्टेशन का मैक्सिमम टेम्परेचर 47 डिग्री या उससे ज़्यादा है बेसिकली, तो हम वहाँ पर क्या डिक्लेयर करेंगे, सीवियर हीट वेव डिक्लेयर कर देंगे। अब आते हैं कोस्टल रीजन्स पे। हमें पता कोस्टल रीजन्स लैंड एरियाज के कंपैरिजन में कम बेसिकली हीट होते हैं, कम बेसिकली वहाँ पर टेम्परेचर राइज करता है, तो हीट वेव्स वहाँ पर डिक्लेयर कर दी जाएंगी यदि टेम्परेचर 37 डिग्री से क्रॉस कर जाता है। इफ टेम्परेचर रीच 30 डिग्री 37 और उससे ज़्यादा अगर क्रॉस कर गया तो हम वहाँ पे हीट वेव डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, ये आपकी हीट वेव की कंडीशंस हैं। अब आते हैं कोल्ड वेव पे। कोल्ड वेव कब डिक्लेयर करेंगे, किसी भी एरिया का जो मिनिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर फॉल सिग्निफिकेंटली बिलो द लेवल्स इन द प्लेन्स एंड द हिली एरियाज। ओके, एक बार कोल्ड वेव की कंडीशंस देख लेते हैं यहाँ पे। अगर किसी भी स्टेशन का मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री या उससे ज़्यादा है, मिनिमम स्टेशन किसी भी स्टेशन का मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री या उससे ज़्यादा है, 10 डिग्री, और वहाँ पर डिपार्चर होता है -5 डिग्री और -6 डिग्री का डिपार्चर होता है, तो हम वहाँ पे कोल्ड वेव डिक्लेयर कर देंगे, वहाँ पे 5 से 6 डिग्री का डिपार्चर हो जाता है। यदि डिपार्चर है वो 6.5 डिग्री से ज़्यादा का होगा तो हम वहाँ पे ओके माइनस साइड में, नेगेटिव साइड में, तो हम वहाँ पे सीवियर कोल्ड वेव डिक्लेयर कर देंगे। यदि किसी भी स्टेशन का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 4 डिग्री या उससे कम है, 4 डिग्री या उससे कम है, तो उस केस के अंदर हम कोल्ड वेव डिक्लेयर कर देंगे बिना डेविएशन के, बिना डेविएशन के। हिली एरियाज के अंदर हम 0 डिग्री से कम आने पे टेम्परेचर को कोल्ड वेव डिक्लेयर कर देंगे। जो रीजन्स अफेक्टेड है यू कैन सी मोस्टली आपके नॉर्थ रीजन्स में ही आपका कोल्ड वेव डिक्लेयर की जाती है। इंडिया के अंदर हीट वेव्स हैं जो दे आर बिकमिंग सिग्निफिकेंट, हीट वेव्स बहुत कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही हैं। रीजंस आप देख सकते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग कि भाई एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से ना स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द सीजनल हीट इज ऑलरेडी हायर। ओके, वन इज द ग्लोबल वार्मिंग, सेकंड इज द ऑल्टर्ड विंड पैटर्न। देखो हमें पता है परसिस्टेंट हाई प्रेशर सिस्टम्स आर बिकमिंग मोर कॉमन एंड ट्रैपिंग द हॉट एयर। जहां पर भी हाई प्रेशर सिस्टम बनेगा वो हॉट वेव्स को, हॉट एयर कंडीशंस को ट्रैप कर लेगा। दिस अगेन लीड्स टू नो इंक्रीज हीटिंग, ड्राउट एंड फर्दर फायरिंग और एंड दी ग्लोबल नो दिस द हीट वेव्स। उसके बाद हमें पता है अर्बन एरियाज के अंदर हीट आइलैंड इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसका मेन रीजन कंक्रीट और असफाल्ट बेसिकली है, जो कि हीट को ट्रैप कर लेता है, वाइल डिफोरेस्टेशन रिमूव्स द नेचुरल कूलिंग। और हमें पता है अर्बन एरियाज के अंदर कॉन्क्रेटाइजेशन, डिफोरेस्टेशन ये है, लोकल एरियाज को लेस सुटेबल बना रहा है फॉर दिस थिंग, और यहाँ पर हीट वेव और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम हीट वेव्स डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे ड्रायर कंडीशन इंक्रीज हो रही हैं, पर्टिकुलरली प्री मानसून जो सावर्स हैं वो कम हो रहे हैं, और ड्रायर सॉइल्स इंक्रीज हो रही हैं। इसका मतलब भी ये हुआ कि सन एनर्जी हीट्स
the air directly instead of evaporating the water, causing temperature to spike more instantly, causing temperature। तो इंडिया के अंदर जो हीट वेव कंडीशन बेस्ड मोस्टली आपकी लू नॉर्थ जो प्लेन है वहां पर देखने को मिलती हैं हीट वेव कंडीशंस। ओके, सो यू रिमेंबर दीज थिंग्स ऑल्सो। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा दैट वुड बी अबाउट द प्रेसिपिटेशन। इट इज अबाउट द प्रेसिपिटेशन। सो पहले प्रेसिपिटेशन का डेफिनेशन देखो। प्रेसिपिटेशन क्या है? जस्ट फॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द स्काई। अभी कितने तरीके से पानी वाटर से स्काई से गिर सकता है? रेन हो सकती है, स्नो हो सकता है, हेल हो सकता है, स्लीव, इन फॉर्म्स में वाटर फ्रॉम स्काई गिर सकता है। देखो ड्रीजल क्या होता है? लाइट प्रेसिपिटेशन को बोलते हैं। स्नो किसको बोलते हैं? जब आइस क्रिस्टल की फॉर्म में रेन हो। स्लीट क्या होता है? बेसिकली जो स्मॉल आइस के पैलेट्स होते हैं वो ग्राउंड के सरफेस के आकर के वहां पर फ्रीज हो गए, स्लीट बन गया वहां पे। हेल क्या होता है? बेसिकली जब जो लार्ज और राउंडेड हेल स्टॉर्म्स, ओलावृष्टि जिसको बोलते हैं, लार्ज राउंडेड आइस के जो पैलेट्स होते हैं वो ग्राउंड पे फॉल करते हैं। और रेन क्या होती है? जहां पर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, उनका जो साइज होता है 0.5 mm से ज्यादा होता है, दैट इज द रेन। और जब कम होता है 0.5 mm से तो उनको बोलते हैं ड्रीजल्स। रेन ड्रॉपलेट्स के साइज की बात कर रहे हैं। देखो फॉर्मेशन क्या कारण है, फॉर्मेशन कैसे होता है रेनफॉल का, कि जो वाटर वेपर्स होते हैं जैसे वो अपर की तरफ राइज करते हैं कन्वेक्शन के थ्रू, तो उनकी क्या होती है? कूलिंग होती है। और कूलिंग की वजह से वो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कहाँ पे होंगे? बेसिकली उसके लिए कुछ ना कुछ आपको एक पार्टिकल चाहिए होता है, कुछ ना कुछ आपको एक सरफेस चाहिए जिसके अराउंड वो फ्रीज करेंगे। उनको क्या बोलते हैं? दे आर द डस्ट और द साल्ट। ओके, द न्यूक्लिएशन, ये होता है न्यूक्लिएशन प्रोसेस। ओके, साल्ट या डस्ट वो पार्टिकल्स के अराउंड वो बेसिकली यहाँ पे कूलिंग हो जाती है और वाटर ड्रॉप जो वेपर्स हैं बेसिकली वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज द कोलिशन एंड कोलिशंस। छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक दूसरे में मर्ज करके बड़ी वाटर ड्रॉपलेट बना देंगे। और बड़ी वाटर ड्रॉपलेट क्या करेगी? ग्रेविटी के प्रेशर में नीचे फॉल कर जाएगी एज अ रेन, एज अ रेन। इसी को देखो दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है कोलिजन कोलिशंस प्रोसेस, जो मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एक दूसरे से कोलिज कर जाएंगे, एक बड़ा वाटर ड्रॉपलेट बना देंगे, दैट वुड फॉल इन द एटमॉस्फेयर एज अंडर द ग्रेविटी प्रेशर। एक होता है बर्जेरॉन प्रोसेस इन कोल्डर क्लाउड्स। बर्जेरॉन प्रोसेस क्या होता है कि जो कोल्ड क्लाउड्स होते हैं वहां पे आइस क्रिस्टल क्या होते हैं? दे ग्रो बाय टेकिंग द वाटर वेपर फ्रॉम द ड्रॉपलेट्स। कि बेसिकली कोल्ड क्लाउड्स को का फॉर्मेशन बर्जरॉन एक्सप्लेन करता है कि वहां पर जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं, आइस क्रिस्टल्स ये कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं आसपास का जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनसे वाटर ले लेकर के, तो फॉर्मिंग स्नो दैट मे मेल्ट इनटू द रेन। और फिर वाटर जो स्नो के लार्ज पार्टिकल्स बन जाते हैं, स्नो के जो लार्ज ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, देन दे विल फॉल इन द एटमॉस्फेयर, और फॉल के दौरान ये मेल्ट करेंगे। तो इस तरीके से बर्जरॉन एक्सप्लेन करता है अपने प्रोसेस को। अब हम बात करते हैं टाइप्स कितने तरीके की होती है प्रेसिपिटेशन। पहला आता है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, कि जब हम पता है कि कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास जो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो वार्म एयर मास ऊपर जाता है, कोल्ड एयर मास नीचे आता है। वार्म एयर मास जैसे ऊपर जाएगा उसमें कंडेंसेशन होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे और वो अंडर ग्रेविटी नीचे फॉल करेंगे, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन होगा। उसके बाद था ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। इसके अंदर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए क्लाउड आ रहा है बेसिकली सामने से, और सामने माउंटेन आ गया, तो माउंटेन क्या करेगा? क्लाउड को ऊपर की तरफ फोर्स कर देगा। जैसे जैसे वो जितना ऊपर जाएगा उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज हो जाएंगे एंड दे विल फॉल अंडर द ग्रेविटी, एज द रेनफॉल। ये होगा आपका ओरोग्राफिक। कन्वेक्शनल रेनफॉल कहाँ पर होता है? जहां पर ग्राउंड की इंटेंस हीटिंग हो जाती है, सन हीट्स द अर्थ सरफेस causing the air to rise, cool and condense into the rain, so it forms near the equator। ये इक्वेटर और ट्रॉपिक एरियाज के आसपास बनती है कन्वेक्शनल रेनफॉल। ओके, तीन टाइप की रेनफॉल बताई। अब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देखो रेनफॉल का। देखो इक्वेटोरियल रीजन्स के अंदर हमें पता है कि वार्म टेम्परेचर होता है, मॉइस्चर ज्यादा होता है यहाँ पे हवा के अंदर, तो इस वजह से यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर आपकी रेनफॉल होती है। उसके बाद आते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, ड्यू टू द डिसेंडिंग एयर। सब ट्रॉपिकल तो यहाँ पर आपके क्लाउड्स ही नहीं बनते, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन के अंदर हमें पता ही है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या बनती है आपकी? यहाँ पे ओमेगा ब्लॉक्स बनते हैं। यहाँ पे आपका क्या होता है? यहाँ पे हॉट एयर आपकी ट्रैप हो जाती है यहाँ पे आपकी। ओके, यहाँ पे क्या होता है? आपकी जेट स्ट्रीम ब्लॉकिंग होती है, यहाँ पे जेट स्ट्रीम ब्लॉकिंग होती है। सो ये हाई ट्रॉपिक जो रीजन्स है बेसिकली सब ट्रॉपिक रीजन्स है, इस इन पर्टिकुलर फिनोमेना के लिए जाने जाते हैं। मिड लैटिट्यूड के अंदर बात करोगे वहां पे फ्रंटल प्रेसिपिटेशन होती है, टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं। पोलर रीजन ड्राई एरिया होता है, बेसिकली स्नोवी होता है, लो प्रेसिपिटेशन होती है।
तो यहाँ पर आपका मॉइस्चर होता नहीं है हवा के अंदर। ये हमने टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देखा, टाइप्स देखे। क्लाउड सीडिंग क्या होता है, देखो क्लाउड सीडिंग इज अ वेदर मॉडिफिकेशन बेसिकली मेथड्स, जहाँ पे हम रेनफॉल कराएंगे आर्टिफिशियल तरीके से। अब क्लाउड सीडिंग काम कैसे करता है कि हम क्लाउड के ऊपर जाकर के, क्लाउड के ऊपर सिल्वर आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या फिर ड्राई आइस सस्पेंडेड पार्ट डिस्पेंस करेंगे क्लाउड्स के अंदर, ओके, एयर नो रॉकेट्स या एयरक्राफ्ट से उसके ऊपर बिखेर देंगे। अब जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये आपके कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की तरह एक्ट करते हैं, जहां पर आपके जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो फ्रीज हो जाएंगे, ओके, आसपास फ्रीज हो जाएंगे और एयर जो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर से, ओके, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के आसपास। एज द ड्रॉपलेट्स और द आइस क्रिस्टल ग्रो हैवी, जैसे ये ड्रॉपलेट्स या आइस क्रिस्टल हैवी होंगे, दे फॉल, ओके, एज अ रेन और अ स्नो। hygroscopic salt are used in the warm clouds, silver iodide is preferred in the cool clouds। तो आप याद रखेंगे, ये एक छोटा सा पॉइंट है जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि जो hygroscopic salt होते हैं, hygroscopic salt, hygroscopic salts, they are used in the warm clouds, they are used in warm clouds, ओके, और सिल्वर आयोडाइड इज यूज्ड इन द कोल्ड क्लाउड। अभी दिल्ली में एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था क्लाउड सीडिंग का, इट वाज टेकन ओवर, इट वाज डन बाय नो आईआईटी कानपुर ने कराया था, आईआईटी कानपुर ने कराया था टू इंड्यूस द आर्टिफिशियल रेन एंड रिड्यूस द पोल्यूशन, लेकिन हो नहीं पाया था क्योंकि भाई इसके लिए आपके क्लाउड्स भी तो होने चाहिए, कहाँ पर स्प्रेड करोगे इसको, जो आप सिल्वर आयोडाइड की बात कर रहे हो, सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हो। द एक्सपेरिमेंट लार्जली फेल्ड बिकॉज क्लाउड मॉइस्चर वाज ओनली 15 to 20%, फार बिलो द रिक्वायर्ड 50%। तो क्लाउड्स के अंदर मॉइस्चर भी होना चाहिए जो कि 50% के आसपास होना चाहिए, लेकिन जो क्लाउड्स के अंदर मॉइस्चर था वो 15 से 20% था, इसीलिए एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर पाया इतना स्ट्रांगली, ओके। लिमिटेशंस और इफेक्टिवनेस हम देख लेते हैं यहाँ पर। क्लाउड सीडिंग क्या करता है, बेसिकली रेनफॉल इनहांस तो कर देगा 5 से 20%, और उसकी वजह से कोई भी ड्राउट प्रोन एरिया जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, उन एरियाज को सपोर्ट भी किया जा सकता है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस है, कुछ इफेक्टिवनेस की लिमिटेशंस है इसकी। वो लिमिटेशंस क्या है वो देखो आप। सबसे पहला पॉइंट तो ये, इट रिक्वायर्स द मॉइस्चर रिच क्लाउड से, सेकंड मॉइस्चर रिच क्लाउड, सेकंड पॉइंट ये है रिजल्ट्स वेरी अक्रॉस द रीजन्स, कि मॉइस्चर होना चाहिए क्लाउड्स में, क्लाउड्स होने चाहिए, इसके रीजन्स जो रिजल्ट्स होंगे अक्रॉस द रीजन्स वेरी करेंगे। उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल इफेक्ट्स आर टेम्परेरी, हाई कॉस्ट एंड इकोलॉजिकल कंसर्न्स आर ओवर नो केमिकल एक्यूमुलेशन, क्योंकि हम केमिकल्स को स्प्रेड करें ना एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उनका एक्यूमुलेशन भी एक बड़ा कंसर्न बन सकता है बेसिकली क्लाउड सीडिंग के ऊपर, क्लाउड सीडिंग के ऊपर। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी द क्लाउड बस्ट। सो गिव मी जस्ट 1 minute ब्रेक, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्लाउड बस्ट के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वो क्लाउड बस्ट, ओके। क्लाउड बस्ट सबसे पहले होता क्या है कि भाई एक्सट्रीम इंटेंस रेनफॉल हो जाएगी बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर, और एक छोटे से ज्योग्राफी के लिए बहुत, देखो 3 पॉइंट्स हैं, इंटेंस रेनफॉल शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर और एक स्मॉल एरिया में। रेनफॉल की कंडीशन क्या है कि 100 mm एक घंटा, 100 mm पर आवर से ज़्यादा रेनफॉल होना किसी एरिया के अंदर, दिस विल लीड टू, वहाँ पे फ्लैश फ्लड बन जाएगा, लैंड स्लाइड होगा और हैवी डिस्ट्रक्शन होगा। दिस इज द क्लाउड बस्ट, ओके। हाउ डज क्लाउड बस्ट हैपन, ये देखते हैं अभी। हाउ डज क्लाउड बस्ट हैपन, जब क्या होता है बेसिकली, वार्म और मोस्ट एयर एकदम बहुत रैपिडली राइज करती है ना, बहुत रैपिडली राइज कर जाती है, तो वहां पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन जाते हैं। अभी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बने, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, रैपिड कंडेंसेशन होगी हाई एल्टीट्यूड्स पे। जैसे ही रैपिड राइज करेगी तो रैपिड कंडेंसेशन होगी हाई एल्टीट्यूड्स पे, और मैसिव अमाउंट ऑफ मॉइस्चर गेट ट्रैप्ड, जितना जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा, मैसिव अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विल गेट ट्रैप्ड इनटू दीज क्लाउड्स। Now when this gets saturated, the clouds cannot hold moisture anymore। अब ये saturation होने के बाद ये clouds हैं जो ये moisture को ज़्यादा लंबे टाइम तक hold नहीं कर पाते, और local conditions prevent it from disappearing। और local condition कुछ इस तरीके से बन जाती है कि ये जो clouds होते हैं ये between the mountains trap हो जाते हैं, तो local conditions इनको disperse भी नहीं होने देती clouds को। तो ये होगा क्या कि ये continuously rise करते रहते हैं और it releases all the moistures at once causing the cloud burst। अभी जो क्लाउड बस्ट होते हैं वो हिमालयस के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं, ऐसा क्या। नंबर 1 पॉइंट तो ओरोग्राफी, वहाँ की जो मोस्ट एयर्स होती है बेसिकली मॉनसून के कारण जो आ रही होती है वो रैपिडली स्टीप स्लोप्स पे राइज करते हैं हिमालयस के, रैपिड कूलिंग होती है, कंडेंसेशन होता है जिसकी वजह से इंटेंस रेनफॉल होती है, ओके। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है दैट इज द स्टीप टेरेन, कि जो हिमालयन माउंटेन्स होते हैं उनका
स्टीप टेरेन है बेसिकली, तो एकदम रैपिडली आपकी मोस्ट एयर बेसिकली ऊपर की तरफ राइज करती है। जब मोस्ट एयर ऊपर की तरफ राइज करती है तो क्या होगा, बेसिकली वहां पे क्लाउड बनेंगे, इंटेंस वर्टिकल क्लाउड्स बनते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं जहां पर रेनफॉल होती है। उसके बाद आते हैं मॉनसून डायनामिक्स पे। देखो हमें पता है कि मॉनसून विंड्स हैं वो ज्यादा मॉइस्चर कैरी करती हैं, और जो हिमालयस की तरफ विंड्स आते हैं वो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर कैरी करती हैं और अरबियन सी से कैरी करती है। तो दिस लीड्स टू द सैचुरेटेड एयर, जो भी वहां पर एयर पहुंचती है वो सैचुरेटेड होती है, वो कन्वेक्शन उसके अंदर होता है, बेसिकली कन्वेक्टिव इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगी, वो ऊपर की तरफ राइज करेगी, कन्वेक्शन होगा जिसकी वजह से वहां पर क्या होगा, क्लाउड बस्ट ट्रिगर होंगे। नेक्स्ट फैक्टर जो आता है दैट इज द लोकलाइज्ड वेदर सिस्टम। हिमालयस आर ऑफ्टन डेवलप्ड of Himalayas, they often develop the localized low pressure systems triggering the micro scale rainfall events. The next point जो आता है that is the climate change link. Increasing surface temperature and erratic monsoon behavior may lead to making the cloud burst more frequent and intense in the recent year. Okay, वही point, climate change, erratic monsoons, okay, changes in the surface temperature etc, these are causing the intense cloud burst in the Himalayan region. तो ये फैक्टर्स है बेसिकली जिसकी वजह से हिमालयन रीजन में क्लाउड बस्ट आता है। एटमॉस्फेरिक रेंज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, आप इसको देख लो एक बार। दे आर लॉन्ग नैरो बैंड ऑफ वाटर वेपर्स, लॉन्ग नैरो बैंड ऑफ वाटर वेपर्स स्काई के अंदर बनते, इन द अपर स्काई, इन द अपर एटमोस्फियर। ओके, ये क्या करती है, मॉइस्चर को ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ से, ट्रॉपिक एरिया से मिडिल और हायर लैटिट्यूड के रीजन्स के अंदर एटमोस्फेरिक जो रिवर्स होती हैं। ओके, जो रिवर्स फॉर्म ओवर दी वार्म ओशन वाटर। ओके, जनरली कहाँ पर बनती हैं, वार्म ओशन वाटर के ऊपर बनती हैं ये। ओके, इसका एक एग्जांपल पाइनएप्पल एक्सप्रेस। ओके, मोस्ट वेल नोन एटमोस्फेरिक रिवर है ये, जो कि हवाई के आसपास के रीजन में बेसिकली ओरिजिनेट करती है और वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका को इफेक्ट करती है। किसको, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका को इफेक्ट करती है, जो हमने बताया अभी आपको, यही सिस्टम है पूरा का पूरा। ओके, सो अभी तक जो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखे, चाहे वो प्रेसिपिटेशन को लेकर के हो, ओके, फिर हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल को लेकर के हो, उसके बाद हमने सीजनल विंड्स के बारे में देखा, 3 टाइप्स की वहां पर सीजनल विंड्स देखी, ओके, लोकल विंड्स देखी जिसमें हमने हॉट और कोल्ड विंड्स के अंदर इसको डिवाइड किया। तो आप एक बार इसको देख लेना। नेक्स्ट क्लास में हम एयर मास, जो कि एक अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेंस में आ सकता है, उससे कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, उससे पहले आप इस वीडियो को एग्जिट करो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। सो थैंक यू सो मच।